कैसे हो बच्चों? वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज तक गर्मियाँ हैं थोड़ी, बट स्टिल हम सब बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ इन छुट्टियों को, इन वेकेशंस को पढ़ाई में यूज़फुल तरीके से कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो हम सॉल्यूशन चैप्टर का थ्योरी का लास्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं आज, है ना। तो अब हमारे को क्या करना है भाई, इस लेक्चर में जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको कंप्लीट करना है और फिर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। ठीक है, लेक्चर आज शॉर्ट एंड स्वीट ही होगा, बड़ा ही सिंपल और इजी लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज देखते हैं भाई क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है ऑस्मोसिस। क्या पढ़ना है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण। जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक मुरझाया हुआ फूल है, पानी में रखते ही खिल जाता है। मुरझाया हुआ फूल हो, पानी में रखते हैं तो खिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है ऑस्मोसिस या फिर परासरण। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू ए सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक तरह की ये झिल्ली होती है। ठीक है, इस झिल्ली के तरफ अगर मैं एक तरफ क्या रखता हूँ, प्योर सॉल्वेंट रखता हूँ और एक तरफ मैं सॉल्यूशन रखता हूँ। एक तरफ अगर मैं विलयन रखता हूँ और एक तरफ मैं विलायक रखता हूँ, तो क्या होगा? एज ए रिजल्ट ये होगा कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, अपने आप जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण बड़ा सरल है। इन दोनों में जो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वो अलग अलग है। जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है ना। तो क्योंकि सॉल्यूशन में आपको पता है, सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है। तो उधर क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हैं, इस तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। तो ये स्पॉन्टेनियस या प्राकृतिक बहाव होता है। ये जो प्रवाह है विलायक के अणुओं का वो स्वतः होता है ना। मतलब ये होना ही होना है, ये प्राकृतिक, इसमें कोई बाह्य दबाव या एक्सटर्नल किसी प्रेशर फोर्स किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है, एसपीएम, मेम्ब्रेन दैट अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम। मतलब कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो तो एसपीएम से पास हो सकते हैं, बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम। एसपीएम से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स तो पास हो जाएंगे, बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। देखो क्या है यहाँ पे, ये हमारा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन फिर वही बात है, ये मैंने शायद सेम स्लाइड दोबारा ही बना दी। अब अपन थोड़ी और बातें करते हैं इन पे। पहला है ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, है ना। जहाँ पे यहाँ क्या है भाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कम है ना। सॉल्वेंट इधर क्या है? ज़्यादा है, उधर सॉल्वेंट क्या है? कम है। ठीक है, दूसरा, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, मतलब कि जहाँ हायर कंसंट्रेशन हो वाटर की या फिर
सॉल्वेंट की, और जहां लोअर कंसंट्रेशन हो सॉल्वेंट की, वहाँ सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ जाएगा। अगर एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, और अगर एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है दूसरी तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। ठीक है, तो ये 2-3 बेसिक सी बातें हैं। अब हाँ, आई थिंक अब आपको थोड़ी वॉइस भी और क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है और जहाँ सॉल्वेंट कम है, ज़्यादा से कम की तरफ नेचुरल या स्पॉन्टेनियस फ्लो या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होगा। ठीक है, तो लोअर कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब अगर आपको कोई सॉल्वेंट के टर्म में बोले तो आप ये कहोगे जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ फ्लो होगा। अगर कोई आपको सॉल्यूशन के बारे में बोले तो जहाँ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉरी कम है, वहाँ से ज़्यादा की तरफ होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस है भाई, मूवमेंट हो तो सॉल्वेंट का ही रहा है, मूवमेंट हो किसका रहा है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का ही अगर मूवमेंट हो रहा है तो सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ होगा ना, ऐसा अपन ने डिफ्यूजन में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे एक हमें नई टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में इसको परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण दाब। द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the solution in order to stop the flow of solvent into the solution through semi-permeable membrane is equal to osmotic pressure, परासरण दाब। तो परासरण दाब वह दाब होता है, वह न्यूनतम दाब जो परासरण प्रक्रिया को रोक दे या फिर विलायक के जो अणुओं का जो प्राकृतिक या स्वतः जो क्या कह सकते हैं उसे मूवमेंट है उसको स्टॉप कर दे, उसको रोक दे। ठीक है, ऐसा कैसे होगा बच्चों, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया, इस तरफ क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। अब क्या होगा बच्चों, अगर मैं देखूंगा तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, सॉल्वेंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। पर अगर मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई करता हूँ, यहाँ से क्या अप्लाई करता हूँ, प्रेशर अप्लाई करूँगा, तो क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उसकी जो वेलोसिटी है या वो जो भी है वो कम हो जाएगी, है ना, रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगी। और रेट ऑफ फ्लो कम होने की वजह से क्या होगा कि मूवमेंट है वो धीरे धीरे रुक जाएगा। और अगर मैं इतना प्रेशर लगा दूं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस ही रुक जाए, ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए, तो उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ देखो, तो द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना बच्चों। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर बोल रहे हैं। ये फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू HdG। ये आपको हो सकता है कहीं पे देखने को मिल जाए और नहीं भी मिलेगा, वैसे चांस कम है कि आपको देखने को मिले, बट फिर भी अगर आपको याद रखना है आप याद रख सकते हो HD और G। H यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ट्यूब ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, कितनी हाइट में लेवल में कितना चेंज आया है। D है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कितना एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखना बच्चों फॉर्मूला आ जाता है, जो फॉर्मूला हमें यूज करना है, पाई इक्वल टू CRT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन हमेशा अपने को मोलैरिटी की टर्म में निकालनी है। किसकी टर्म में निकालनी है, मोलैरिटी की टर्म में। T क्या है बच्चों, टेम्परेचर है। R क्या है, R की वैल्यू 2 है। अगर आपको प्रेशर ATM में निकालना है तो 0.0821 और अगर आपको बार में निकालना है तो 0.083। ठीक है,
ये दोनों वैल्यू याद रखेंगे हम आर की। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, है ना। आप इसको ऐसे लॉजिकली भी समझ सकते हो। क्यों, देखो बच्चों, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा, और डिफरेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ फ्लो भी बढ़ेगा, और रेट ऑफ फ्लो अगर बढ़ेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपको कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि फ्लो की रेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। रेट कम होगी तो प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। अगर रेट ज़्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। साथ ही साथ आप टेम्परेचर को भी समझ सकते हो। टेम्परेचर का क्या लॉजिक है, तो टेम्परेचर का ऐसा लॉजिक है भाई कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेगी तो फ्लो की रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि फ्लो फास्ट होने लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे। तो और अगर रेट ऑफ फ्लो बढ़ी तो आपका प्रेशर भी बढ़ा, और अगर प्रेशर बढ़ा तो इसका मतलब वही बात हो गई भाई, टेम्परेचर और प्रेशर भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि पाई जो है बच्चों, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। तो आप कह सकते हो पाई इज इक्वल टू सी, फिर आर आ जाएगा यहाँ पे, और आर क्या है बच्चों, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा, हम इस फॉर्मूले को और भी एक तरीके से बता सकते हैं, जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, आपको पता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम, ये आपके हो जाता है कंसंट्रेशन, P इज इक्वल टू सी आर टी। और इसी प्रेशर को क्या मान लेंगे, पाई। तो आप इन दोनों में से जो फॉर्मूला आपको ठीक लगे, जो तरीका ठीक लगे, आप मान सकते हो। अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पे सी कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन मोलैरिटी ही लेनी है। आर गैस कांस्टेंट होगा, आर की वैल्यू 2 हो सकती है, 0.0821, 0.0834, है ना, 83 ही याद रख लो आप। और इसके बाद आप टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक आधे सवाल से मुझे लगता है और बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपके यहाँ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वगैरह है, पहले मुझे लगता है मैं एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, एक सवाल है आपके सामने, 0.01 मोलर, है ना। देखो बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी है। तो इस फॉर्मूले में हमें किस किस की ज़रूरत है, पाई की, सी की, आर की और टी की। देखो 0.001, तो कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.001 मोलर। दूसरा आपको दिया हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, यही आपके हो जाएगा 300 केल्विन। और आपको क्या करना है, फाइंड इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो बच्चों, अगर मैं प्रेशर एटीएम में निकालना चाहता हूँ, प्रेशर मुझे पता नहीं, एटीएम में निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको 0.0821 ले सकता हूँ। तो मुझे बस वैल्यू रखनी है 0.001 इंटू आर की वैल्यू मैंने ले ली 0.0821 और टेम्परेचर ले लिया 300। ठीक है, तो पाई आपके आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 0 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 ये सॉरी हो जाएगा 0.3 इंटू 0.0821। इनको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 3, और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो हो जाएगा 6, और 8 ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो 0.2463 ATM आंसर किस में आएगा, ATM में। ATM में क्यों आया, क्योंकि आपको पता है ये वैल्यू हम तभी ले सकते हैं जब हमारे ये किस में हो, ATM, अदरवाइज हम वैल्यू ये नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। और एक सवाल करवाएं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले
एक बार हमें आइसोटोनिक टर्म को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ आ जाओ, एक बार देखो। एक हमारे पास सामने आपके एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे एक ब्लड सेल ली है हमने, और ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन है, ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन है वो 0.91% वेट बाय वॉल्यूम है। और अगर मैं इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन भी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ले लूँगा, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। अगर तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि C1 इज इक्वल टू क्या है, C2। तो हम अगर मैं ऐसे करूँ C1 मल्टीप्लाइड बाय R, यहाँ पे दोनों पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर दोनों जगह कांस्टेंट है तो मैं दोनों तरफ R और T से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर भी RT से इधर भी RT से। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें पाई1 आएगा, इधर पाई2 आएगा, और पाई1 पाई2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम वैल्यू ऑफ osmotic pressure, then such solutions are known as isotonic solutions। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन हैं, दोनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम आ रहा है, तो उन सॉल्यूशंस को अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कब सेम आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर तब सेम आएगा जब कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम थी क्या? देखो आपको ये भी सेम दी हुई है, ये भी सेम दी हुई है। दोनों की कंसंट्रेशन अगर सेम है तो दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे, आइसोटोनिक होंगे। ठीक है, आइसोटोनिक पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ये रहा, देखेंगे बोर्ड पे प्लीज। सवाल क्या है, 5% weight by volume glucose solution is isotonic with a non-electrolyte solution। ये भी कितना है, क्या है, weight by volume है। At 300 Kelvin find out the molecular weight of non-electrolyte solute। ठीक है भाई बच्चों, इस सवाल में मान लेते हैं हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 के लिए आपको 5% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 0.877% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूट दिया है। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों आइसोटोनिक है, अगर ये दोनों आइसोटोनिक है तो पाई1 इक्वल टू क्या होगा, पाई2। तो इसका मतलब C1RT इज इक्वल टू होगा C2RT। और अगर मैं R और T को हटा देता हूं तो इसका मतलब C1 इक्वल टू C2 होगा। दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहां ये कह रहा हूं कि 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन ना बच्चों, ml आएगा यहाँ क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है ना, इन 100 ml सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ 0.877 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन।
अब मैं इन दोनों की अगर मोलैरिटी की बात करूं, इसकी मोलैरिटी और इसकी मोलैरिटी, दोनों की मोलैरिटी एग्जैक्टली क्या आएगी बच्चों, सेम आएगी। मतलब C1 C2 मतलब मोलैरिटी M1 इक्वल टू क्या होगी, M2। अब देखो बच्चों, अगर मैं M1 M2 निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे को गिवन मास सॉल्यूट का कितना है, 5 ग्राम है, और ऊपर मैं लिख देता हूँ 1000 क्योंकि मेरे को वॉल्यूम है वो ml में दिया हुआ है ना, तो 1000 ऊपर आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है 100 आ जाएगा, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180 है। दूसरी तरफ मैं लिखूंगा 0.877, ऊपर अभी भी क्या आएगा 1000, यहाँ क्या आ जाएगा 100, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे आपको जो मास है वो पता नहीं है, उसको अपन W लिख लेते हैं, या फिर मोलर मास है तो M लिख देते हैं, ठीक है। तो बस दोनों चीज़ें इक्वेट कर दी। अब देखो बच्चों, जो चीज़ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कट कर दो, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो M इज इक्वल टू आ जाएगा 0.877 इंटू 180 डिवाइड बाय 5। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 की टेबल में ये जाता है, कितनी बार जाता है बच्चों, तो ये आपके चला जाएगा 3 टाइम्स और पीछे 6 टाइम्स। फिर आप M कर लो तो 0.877 इंटू 36 है ना, बस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके ये देखो 8 7 7 36, 6 7 जा 42, 6 8 और 452, तो ये 3 7 जा 21, 3 2 27, 2 7 5 और 3, तो 32.5 करके ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। क्लोजेस्ट आंसर बच्चों ये है ना, 30, तो आपके 31.5 ऐसा कुछ 31.57 आंसर आ गया, ठीक है। जो आंसर क्लोजेस्ट है उसको अपन ने टिक कर दिया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे आइसोटोनिक पे पूछा जाए तो आप बता सकते हो, और आपसे पूछे कि बताओ इसमें से कौन आइसोटोनिक होंगे, तो आप सिर्फ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करिए, और कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के बाद आप बोल सकते हो, कह सकते हो कि कौन आइसोटोनिक होगा और कौन आइसोटोनिक नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अगर सेम है तो दोनों क्या है, आइसोटोनिक है। पर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है तो क्या होगा, तो किसी एक का प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, दूसरे का क्या होगा, कम होगा, है ना। और या फिर क्या हो सकता है, जिसकी हम बात करें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, दूसरे वाले का कम हो, तो ऐसे में दो कंडीशन बनती है। तो आइसोटोनिक के अलावा दो और सॉल्यूशन हमें पढ़ने हैं, जिसमें से एक का नाम होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और दूसरे का नाम होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। यहाँ चलो अब अपन देखते हैं क्या होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ये मतलब है कि हमारे पास अभी भी दो सॉल्यूशन है, एक ब्लड सेल है, ठीक है। अब हमारे ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन है, ब्लड सेल में की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, ठीक है। पर अगर मैं ब्लड सेल की बात करूं, ब्लड सेल की फिक्स है, पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है। तो क्या होगा, तो आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहां सॉल्वेंट ज़्यादा होता है वहां से जहां सॉल्वेंट कम होता है उस तरफ मूवमेंट दिखाता है। तो आपको पता है भाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट देखो बच्चों, कंसंट्रेशन यहाँ कम है, पर आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, यहाँ जो सॉल्वेंट है वो कम है,
ठीक है। अब सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो सॉल्वेंट अगर ज़्यादा बाहर है, अंदर कम है, तो सॉल्वेंट अंदर आ जाएगा, और जैसे ही अंदर आएगा तो ब्लड सेल क्या करेगी, स्वेल करेगी, और स्वोलन ब्लड सेल आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये रही स्वोलन ब्लड सेल। तो बाहर से अंदर की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे, और क्या होगा, हमारी ब्लड सेल क्या करेगी, स्वेल करेगी। ठीक है, तो ये सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछते भी हैं, और कभी कभी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि अगर मैं ब्लड सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डिप करता हूँ जिसकी कंसंट्रेशन 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन से कम है, तो ब्लड सेल स्वेल करेगी या श्रिंक करेगी। तो अगर कंसंट्रेशन बाहर कम है तो ब्लड सेल स्वेल करेगी, और अगर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन अभी बच्चों, अभी हमारी ऑब्जर्वेशन ब्लड सेल के ऊपर है। तो अगर ब्लड सेल से बाहर वाला जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन अगर कम होती है, कम जब भी वर्ड आएगा तो हम हाइपो बोलेंगे। ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब लेस, किससे लेस, लेस देन ब्लड। ठीक है, ब्लड सेल से अगर कम है तो हाइपोटोनिक, ब्लड सेल से अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक क्या होगा, सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड सेल। श्रिंक्ड, देखो अब ब्लड सेल क्या होगी बच्चों, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक क्यों होगी, क्योंकि हाइपरटोनिक में आपको अगर पता हो तो यहाँ जो हमारी कंसंट्रेशन है अभी भी वही है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, पर अगर बाहर जो हमने लिया है ये क्या है, मोर देन अगर मोर देन है तो क्या होगा, आपको पता चल गया कि भाई यहां सॉल्वेंट है वो कम है, यहां सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, सॉरी यहां सॉल्वेंट कम है और यहां सॉल्वेंट ज्यादा है। अच्छा एक मिनट, हाँ कंसंट्रेशन वहां ज्यादा है तो सॉल्वेंट वहां कम होगा, सॉल्वेंट वहां कम होगा, यहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट यहां क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर सॉल्वेंट वहाँ कम है, सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, तो ब्लड सेल है वो क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। क्या होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो जो सॉल्वेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, और सॉल्वेंट अगर अंदर से बाहर आ जाएगा तो ब्लड सेल क्या करेगी, श्रिंक करेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर हाइपर आ रहा है, हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब मोर, ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 0.9% से ज़्यादा, तो ब्लड सेल क्या करेगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, है ना, इकट्ठी, संकुचित हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी, समेट जाएगी, आप कुछ भी इनमें से बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे हो गया इतना काम। फिर अगला टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पढ़ा दिया, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने पढ़ाया तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, अगर जैसे मैं शुरू में प्रेशर लगा रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये है सॉल्वेंट, ठीक है, ये क्या है बच्चों, सॉल्यूशन। तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इधर हो रहा था, अब मैंने जैसे ही प्रेशर लगाया तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होगा, रुक जाएगा, और मूवमेंट जैसे रुकेगा तो जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, अगर जितना प्रेशर लगाने से सारा काम हो गया, रुक गया, उससे भी ज़्यादा प्रेशर लगाऊं, इफ़ वी अप्लाई प्रेशर more than osmotic pressure, if we apply pressure more than osmotic pressure, तो क्या होगा, then what will happen in such case, osmosis
जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इस टाइम पे जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट बच्चों बिल्कुल पलट जाएगा। इफ, कब देखना सुनना, इफ प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन जो मूवमेंट है वो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होने लग जाएगा, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मॉलिक्यूल्स जाने लगेंगे, और इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर, अगर एक मिनट, अगर बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो, ठीक है, तो P इज ग्रेटर देन पाई हो, तो देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड प्रोसीड फ्रॉम सॉल्यूशन टूवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस। ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस से रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। ये कहाँ यूज किया जाता है? डीसैलिनेशन मतलब अगर पानी के अंदर नमक घुला हुआ है, पानी के अंदर क्या घुला हुआ है? नमक, और आप उस नमक को पानी से अगर अलग करना चाहते हो तो आप इस प्रोसेस का यूज करो, जिसको अपन बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस पूरा वर्ड शायद आपने सुना ना हो, पर इसकी शॉर्ट फॉर्म हम सब ने सुनी है, जिसको अपन बोलते हैं RO। हमारे घरों में जो वाटर प्यूरिफायर होता है, वाटर प्यूरिफायर में से लिखा था ना RO ही तो बोलते हैं उसे, RO का वाटर, है ना। तो RO मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस वाला जो पानी है, जो है, वही उसी को RO कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है सी वाटर से प्योर वाटर अगर आपको चाहिए तो रिवर्स ऑस्मोसिस आप करवा सकते हो। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, अगर हम समुद्र का पानी रिवर्स ऑस्मोसिस की हेल्प से नमक उससे अलग कर सकते हैं, तो हम करके पानी से नमक अलग करके उसको प्यूरिफाई करके हम पी क्यों नहीं सकते? हम ड्रिंकिंग वाटर की इतनी शॉर्टेज की बात करते हैं कि जल ही जीवन है ना, पानी एक दिन बाद, ऐसे एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये वो, तो हम उसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते? प्योर वाटर, उसको प्योरीफाई करो, यूज़ करो, क्या दिक्कत है? आप इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या लग रहा है? क्या हम ये सेटअप नहीं बना सकते? बना सकते हैं। क्या हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या हमारे पास सॉल्यूशन मतलब कि सी वाटर की कमी है? क्या नहीं है। क्या हमारे पास चैम्बर की किस चीज़ की प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है ये जो बीच में है ना, जिसका नाम था SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो झिल्ली बीच में लगी हुई होती है, ये बहुत महंगी आती है। ये क्या आती है? बहुत ज़्यादा महंगी आती। तो इसकी जो कॉस्ट है वो महंगी होने से क्या नुकसान होता है बच्चों? तो नुकसान ये होता है कि आप वाटर तो डीसैलाइन कर दोगे, वाटर तो प्योरीफाई हो जाएगा, पर 1 लीटर वाटर की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। तो ऐसे में आपका जो कॉस्ट ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर है वो बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए ये मेथड है वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है। मतलब आर्थिक जो इसका रूप से ये अभी तक उतना नहीं है। टेक्नोलॉजी अगर बहुत सस्ती हो जाएगी भविष्य में, यदि अगर ऐसा संभव हो जाता है कि ये जो SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये अगर बहुत सस्ते में बनने लग जाएगी, तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप आराम से ये काम बड़ा मतलब आप बहुत कम प्राइस पे कर सकते हो। पर जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हमें नदियों का पानी ही पीना पड़ेगा। समुद्र का पानी हमें फैसिल या प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। एक बच्चों 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। तो पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं प्रोटीन जैसे, इनका क्या होता है बच्चों? हाई मॉलिक्यूलर मास होता है।
तो ऐसे सॉल्यूट जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता करना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे जो आंसर आता है वो एकदम एक्यूरेट होता है। ठीक है, क्या होता है, एकदम एक्यूरेट होता है। इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी in which no temperature change is involved, there is no change in nature of biomolecule। इसमें क्या होता है, कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। टेम्परेचर का चेंज कैसे नहीं होता भाई, क्योंकि इसमें एक फिक्स टेम्परेचर पे ही आप करवाते हो। टेम्परेचर 27 डिग्री 25 डिग्री जो भी आप लोगे, सेम टेम्परेचर पे पूरा प्रोसेस करवाया जाता है। और आपको पता है इसके फॉर्मूले में टेम्परेचर आता भी है, तो टेम्परेचर जो है वो इसमें फिक्स ही रहता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए ये एक तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया प्रोसेस पूरा। दूसरा है इन अदर मेथड्स चेंजेस आर वेरी लेस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर वेरी स्मॉल चेंजेस एक्यूरेटली। उसमें चेंज वगैरह को ये तो आपसे नहीं पूछेंगे, पर इतना ध्यान रखना कि एक्यूरेटली उसमें नहीं कर सकते, बट ऑस्मोटिक प्रेशर में सब कुछ एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। रूम टेम्परेचर पे बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स देता है। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक ब्लड, है ना। ये ब्लड के आइसोटोनिक होता है। हमारे जो आपको पता होगा, आपको जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, सेलाइन चढ़ाई जाती है ना। हमारे घरों में वो चढ़ाते हैं ना, बॉटल लेके, ड्रिप जिसे हम बोलते हैं, ड्रिप बोल दो, सेलाइन बोल दो, ग्लूकोज बोल दो, जो भी बोलो। उसकी भी उसमें भी कंसंट्रेशन जो होती है वो ब्लड के साथ बिल्कुल मैच रखते हैं। 0.91% वेट बाय वॉल्यूम रखते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वो ब्लड के साथ आइसोटोनिक होते हैं, ताकि हमारे जो ब्लड है उसको कोई नुकसान ना हो, उसको कोई डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये बड़ी ही कॉमन सी बात है, छोटी सी बात थी, पर क्योंकि छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़रूरी होती है, हर एक चीज़ को समझना पड़ना, तो हमने उस पर भी काम किया, बात की, डिस्कस किया। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं, है ना। तो आपसे इनमें से थ्योरेटिकल सवाल कोई कोई पूछा जा सकता है, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। एक सवाल और है, ये सवाल आपको अब शायद क्लियरली दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जो सवाल है मैं आपके सामने पढ़ के लिख देता हूँ। 50 ml 0.2 मोलल, 50 ml आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको मोलैलिटी दी हुई है 0.2, ठीक है, और आपको डेंसिटी दी हुई है 1.012 ग्राम पर ml। ओके, और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, और ये मिक्स किया है आपने दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसका वॉल्यूम है 250 ml। ठीक है, इसमें आपके पास है WB आपको दिया हुआ है 0.06 ग्राम। ओके, ठीक है, बोथ सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड इन सेम सॉल्वेंट, द ऑस्मोटिक प्रेशर इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन एट 300 केल्विन विल बी। ओके, सॉल्वेंट है बच्चों वो सेम है, सॉल्वेंट क्या है, सेम है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको वॉल्यूम तो आपको यहाँ से मिल गया, पर आपको यहाँ से एक चीज़ का नहीं पता चल रहा होगा कि चलो देखते हैं। इसका आंसर भी बच्चों 682 है, अपन को निकालना पड़ेगा एक्यूरेटली। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को निकालना है, किस में निकालना है बच्चों, 300 केल्विन पे निकालना है और टॉर में निकालना है। ठीक है, तो आपको फाइनली अल्टीमेटली आपको पाई की वैल्यू चाहिए, और वो भी किस में चाहिए, टॉर कह लो या mmHg कह लो, एक ही बात है, mmHg कह लो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करते हैं। मोलैलिटी क्या हो जाएगी, WB अपॉन MB, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 1000, यहाँ आ जाएगा WA, किसमें, ग्राम में। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में देखो बच्चों, अगर मेरे पास मोलैलिटी 0.2 है तो इस बात का सीधा सीधा ये मतलब है कि मेरे पास 0.2 मोल यूरिया है इन 1 kg वाटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से मोलैलिटी की वैल्यू रखता हूँ 0.2, तो मेरे पास इसके मोल ऑलरेडी गिवन है, तो मैं WB अपॉन NB ये मेथड अप्लाई करने की बजाय
थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं, तो मैं मोल से फिर वेट निकाल के फिर वापस मोल ही निकालूँ, तो यही कर लेता हूँ। तो आपको पता है कि भाई मोल कितने दिए हुए हैं आपको, 0.2, 1000 की जगह आप 1000 लिख दो, और आप WA है वो भी कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, ठीक है। मोलैलिटी आपको कितनी दी हुई है, 0.2 मोलल दी हुई है, ठीक है। अब आप ये मोलैलिटी वगैरह आपको मिल गई। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, चलो ये तो आपने सब रख दिया, सब 1 इक्वल आ जाएगा। देखना बच्चों, एक बात अपने को यहाँ से पता करनी है कि चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से ट्राई करते हैं। 1 kg वाटर है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 50 ml वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अंदर यूरिया कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। चलो भाई यूरिया निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल आपको 1 लीटर में पता है, तो 1 kg वाटर के अंदर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ देखना एक बार, अब मैं अगर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ से मुझे मोलैलिटी नहीं पता, मोलैलिटी के लिए मेरे को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनटू मैं यहाँ लिख दूंगा 1000 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में। तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.2 है। पर एक बात है बच्चों, कंफ्यूजन है हमें कि हमें ये समझना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से बच्चों यहाँ हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आपको मैं थोड़ा दोबारा मेरे तरीके से करवाता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ देखना, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.012, मास आपको पता नहीं है, वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है। मास की जगह मैं वेट लिख देता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख देता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 50 ml दिया हुआ है, 50 ml दिया हुआ है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, तो 1012 इंटू 50, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है तो आप पॉइंट हटा दो, तो आपके 10.12 इंटू क्या आ जाएगा, 5। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आई थिंक आपके आंसर आ जाएगा 50.6, है ना। 50.6 क्या आएगा, ml। ये आपके क्या आ गया, ये वेट आ गया, ये क्या आपके पास आ गया, वेट आ गया। किसका वेट आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। वेट ऑफ क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब देखो, अब एक बात और समझते हैं कि अगर आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया है तो क्या आप वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो क्या, हाँ आप वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मोलैलिटी के फॉर्मूला से। तो WB इंटू क्या आएगा, 1000 अपॉन क्या आएगा, WA, यहाँ क्या आ जाएगा, MB, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब अपन लगभग ये मान सकते हैं कि सॉरी, एक मिनट। हाँ भाई यहाँ देखना, तो क्या मान सकते हैं कि भाई वेट आपको पता नहीं है सॉल्यूट का, एक काम कर सकते हो आप, मोलैरिटी को इक्वल भी मान ही सकते हो, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं है। पर तो आंसर हमारा थोड़ा बहुत हो सकता है आसपास आ जाए, बट ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया तो आप वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, ठीक है। चलो भाई देखो, मोलैरिटी दी हुई है 0.2, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता नहीं है, और ये 1000 की जगह आ जाएगा 1000, यहाँ आ जाएगा आपके 50, और मोलर मास इसका यूरिया का कितना होता है, 60 होता है।
ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, डब्ल्यू बी आपके हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है, 5 इंटू 6 हो गया 30, तो 30 इंटू 0.2 अपॉन में 10, ये इससे चला गया, तो आपके आंसर आ गया 0.6 ग्राम। ठीक है, अब देखो, अब बस आपको कुछ नहीं करना, ये आपको यूरिया का वेट यहाँ से मिल गया, ये आपको वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम आप ऐड कर दो। ठीक है, तो आप बस पाई इज इक्वल टू क्या होगा, सी आर टी, तो पाई इज इक्वल टू मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू यहाँ आ जाएगा 1000, यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ आ जाएगा आर, और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी। तो पाई कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी आपके हो जाएगा 0.66, देखो 0.6 यहाँ दिया हुआ है, 0.66 यहाँ दिया हुआ है, तो 0.66 ग्राम इंटू में क्या आएगा 1000, यहाँ आ जाएगा 0.0821 इंटू में टेम्परेचर दिया हुआ है 300, मोलर मास आपके हो जाएगा 60, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 300, तो 300 से आपके 300 कट जाएगा, 0 से 0 गायब कर दो, 6 से ये चला जाएगा, तो ये हो गया 0.11, और फिर बस पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 0.11 इंटू 0.0821 इंटू 100। ठीक है, बस इतना सा काम है, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 682। ठीक है, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, पर हाँ थोड़ा लेंदी था, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ये हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे आपको पता होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो, इफ solute undergoes dissociation or association, then properties changes। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी सॉल्यूट है, वो अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन करता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है, और उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के चेंज को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वांट ऑफ फैक्टर की। इसकी ज़रूरत पड़ती है वांट ऑफ फैक्टर की। अब वांट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में बताते हैं। देखो, तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल के हिसाब से हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और एबनॉर्मल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो आप बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, जो टोटल कितने हैं, या नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। इन तीनों फॉर्मूला के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, अब ये डिसोसिएशन एसोसिएशन कब होता है, कैसा होता है, किस किस में होता है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एसोसिएशन डिसोसिएशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो वांट ऑफ फैक्टर, अगर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं है, अगर कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, इनमें कोई एसोसिएशन नहीं होता, कोई डिसोसिएशन नहीं होता, ऐसे केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है वो आई कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ग्लूकोज ना एसोसिएट होती है ना डिसोसिएट होती है, तो इसमें आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नॉर्मल है वही एबनॉर्मल है, मतलब यहाँ पे कोई वो डिफ्रेंसिएशन होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा हिसाब है, आप आई की वैल्यू 1 लेके चलो, आपके जैसे आप अब तक काम करते आए हो वैसे करते आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर अगर हम कोई ऐसा केस ले लेते हैं जहाँ एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है, तो फिर बातें थोड़ी बदल जाएगी। देखो, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, इफ इन केस ऑफ डिसोसिएशन
इन केस ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा, अल्फा क्या होता है बच्चों, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन कितने परसेंट हुआ, 5%, 10%, 20%। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा आई इक्वल टू आएगा 1 प्लस n-1 अल्फा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। इफ एग्जाम्पल कैलकुलेट want half factor I for for acid HA if it dissociate 80% in water। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अल्फा कितना है 80% है, मतलब 80/100 है, मतलब 0.8 है। अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा 1 से कम होगी, मतलब 0 या 0 से ज़्यादा होगी, 1 या 1 से कम होगी। ऐसा नहीं होगा कि अल्फा कभी अपने 7.5 आ रहा है, 3.25 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो n के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको n के बारे में नहीं पता। n है नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे Eg NaCl है, वो टूटता है तो बनाता है Na प्लस और Cl माइनस। तो इसके लिए n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अगर I की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो I बराबर हो जाएगा 1 प्लस n-1 अल्फा। I इक्वल टू जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1, अल्फा की वैल्यू है 0.8, तो 1 प्लस ये 1 में से 1 गया 0.8, तो I बराबर आ जाएगा आपके, यहाँ I इक्वल टू आ जाएगा 1.8। कितना आएगा, I इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.8। ठीक है, तो आप इस तरह से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने आपको एक सवाल भी इस पे करवा दिया। आई थिंक मैंने कोई क्वेश्चन इंक्लूड किया होगा, पर कोई बात नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने शायद, मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड किया है तो हम अभी ही कर लेते हैं, क्योंकि देखो करना तो है ना, करना तो है ही। जैसे देखो ये है, एक सवाल है 2a कन्वर्ट्स इनटू, अच्छा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है तो फिर अपन थोड़ा बाद में करते हैं। चलो बच्चों यहाँ आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो I अगर कितना है 1 प्लस 1/n माइनस 1, और पीछे आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा से। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको कभी ऐसा वर्ड दिख जाए डाइमराइज, तो I की वैल्यू 1/2 ले लेना। अगर आपको कभी दिख जाए ट्राइमराइज तो I की वैल्यू 1/3 ले लेना। अगर टेट्रामराइज तो I की वैल्यू 1/4 ले लेना। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एसिड हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कोई भी आपके पास हो, तो वो एसिड क्या करेगा, जब भी बेंजीन में जाएगा तो डाइमराइज हो जाएगा। बेंजीन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है डाइमराइज, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा।
डाइमराइजेशन जैसे ही होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो अगर आपको कभी भी बेंजीन के अंदर कोई भी एसिड दिखे, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, है ना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कोई भी एसिड आपको अगर दिखे तो आप ये ध्यान रखना कि उसके लिए आई की वैल्यू कितनी लेनी है 1/2। ठीक है। अब आप ऐसे याद भी रख सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डज नॉट चेंज नहीं होते, डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होते, तो आई की वैल्यू 1 आती है। अदरवाइज आई की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी आ सकती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। डिसोसिएशन अगर होता है तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, एसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू 1 से कम आती है। एसोसिएशन होगा तो पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल बढ़ जाएंगे। पार्टिकल बढ़े तो आई बढ़ा, पार्टिकल कम हुए तो आई कम हो गया। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे देखो मैंने आपको ये बढ़िया टेबल बना रखी है। अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो पार्टिकल जितने पहले थे बाद में उतने हैं, तो आई की वैल्यू 1 लेनी है, नॉर्मल मोलर मास ही मिलेगा आपको। अगर कोई बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट होता है तो सॉरी तो टूटेगा तो n की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 पार्टिकल मिलेंगे तो वॉन्टो फैक्टर 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास 1/अल्फा। टर्नरी आ जाए, क्वार्टरनरी आ जाए, तो आप इस तरह से देख सकते हो। ये बच्चों डिसोसिएशन के लिए, किसके लिए है, डिसोसिएशन के लिए है, बड़ा ही सिम। और अगर n आ जाए तो 1 + n-1 अल्फा के हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, जैसे ही हमारा वॉन्टो फैक्टर चेंज हुआ सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला चेंज हो गए, है ना। ये फॉर्मूला हम सबने देखे हैं, P0 - P/P0 इक्वल टू, पहले आता था XB, अब याद रखेंगे आगे क्या लगा देंगे, आगे I लगा देंगे। सेकंड आपको पता है डेल्टा TB क्या होता था, KB × M, आगे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। डेल्टा TF क्या होता था, KF × M, अब I आगे आ जाएगा। पाई क्या होता था, CRT, अब आगे क्या आ जाएगा, I। तो I आपको पता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर है तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वॉन्ट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना वॉन्ट ऑफ फैक्टर में चेंज आएगा आई की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा चाहिए होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी ज़्यादा आएगी, बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, डिसोसी, और अगर आई की वैल्यू कम हो जाती है तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी, है ना। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सा हिसाब था। एक सवाल है आपके सामने कि अगर 80% डिसोसिएशन होता है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, देखो भाई अपने पास क्या है, मैं आपको एक तरीके से करवा देता हूँ। 2A है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, A2 में कन्वर्ट हो रहा है। मान लेते हैं कि भाई शुरू में अपने पास पार्टिकल थे 1, ठीक है, और फिर क्या हो गया कि इसमें से 80% जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन 80% एसोसिएट हो गए, तो इससे में पीछे कितने बचे, 0.2 बचे। अब इसमें से कितने कम हो गए, 0.8 क्या हो गए, कम हो गए। यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको, 0.4 मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपके, आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, पहले कितने थे 1 और 0, है ना, पहले 1 ये था 0 ये था, अब कितना है, तो अरे भाई एक मिनट, तो आई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉरी बिफोर तो नीचे आएगा, आई की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ना, 0.8 तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, तो 0.8, तो यहाँ आपके ऊपर आ जाएगा बिफोर, और यहाँ आ जाएगा आफ्टर। तो आफ्टर अच्छा सॉरी उल्टा, फिर से मैंने उल्टा लिख दिया क्या,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा आफ्टर एसोसिएशन, यहाँ मैंने लिखा बिफोर एसोसिएशन। तो बिफोर एसोसिएशन थे 1, आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं 0.8। ठीक है, तो आई अगर इन दोनों को आप कट कर देते हो तो आपको मिल जाएगा आई की वैल्यू कितनी है 0.8 नहीं है बच्चों, सॉरी मैंने 0.6 लिखना था, 0.6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, एक बात बड़ी क्लियर थी, आई की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन 1 है 0.6 आना चाहिए। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप लेस देन 1 मोर देन 1 वाली कंसेप्ट को समझ के अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको इस पे सारे क्वेश्चन वगैरह करवा दिए हैं। ठीक है, अभी आगे आई थिंक मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ही है, तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, 147 नंबर स्लाइड है पे अपने नीट का ये PYQ है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर हमारा थ्योरी वाइज कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस वगैरह अपन कर लेंगे अब। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक इसको सेव कर लेते हैं। केमिस्ट्री सॉल्यूशन के कितने लेक्चर हो गए? सॉल्यूशन ये 6 हो गए, ये 7 है। सॉल्यूशन लेक्चर 7। ठीक है, तो थ्योरी वाइज कंप्लीट हो गए। नीट और जेई के कुछ PYQs भी करेंगे, उससे पहले कुछ प्रैक्टिस PYQs और कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर बड़ा इजी है, स्कोरिंग है, आप कर सकते हो। आपके लिए, आपको इसके लिए थोड़ा मोल कंसेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। जितना अच्छा आपको उसका आइडिया होगा उतनी ही आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, बढ़िया आप प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क की तरह है कि ठीक है, आप बड़े आसानी से देख सकते हो। जितना ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा हमारे ये होगा। ठीक है, चलो भाई, कंप्रेस हो जाए, सेव हो जाए, फिर हम लेक्चर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।